बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, आने वाले वक्त में अखबारों और न्यूज चैनल की कमाई बढ़ सकती है। जी हाँ, फिलहाल तो ये खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें वहां की सरकार ने एक नए कानून का प्रस्ताव दिया है, जिसमें गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियों को न्यूज कंपनियों को भुगतान करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार उनसे टैक्स वसूलेगी। इसी पर और जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी विपिन भट्ट से। विपिन जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आखिर इस खबर को लेकर क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने एक नया नियम बनाया है जिसके तहत अब जो टेक कंपनीज है, कैसी टेक कंपनीज, उसमें गूगल हो गई, उसमें मेटा हो गई, उसमें टिकटॉक हो गई, फिलहाल तो इन 3 कंपनियों का ही नाम है उसके अंदर, इन्हें जो ट्रेडिशनल मीडिया होता है जैसे अखबार, टेलीविज़न, उनके साथ या तो एक समझौता करना पड़ेगा, एक डील करनी पड़ेगी, उसमें उनको पैसे देने होंगे, और अगर वो डील नहीं करते हैं तो सरकार ने कहा है कि वो उनके ऊपर एक 2.5% की लेवी या टैक्स लगाएगी। और सरकार ने कहा है कि वो टैक्स वसूलने के बाद वो इन मीडिया कंपनीज में बांट देगी। और ये कानून पहले भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, लेकिन अब जो एल्बनीज़ गवर्नमेंट है वो इसे नए स्वरूप में लेकर आई है। पहले ये मामला कुछ ऐसा था कि सरकार ने बस एक आदेश पारित कर दिया था और छोड़ दिया था टेक कंपनीज़ के ऊपर और अखबारों या मीडिया कंपनीज़ के ऊपर, लेकिन अब बाकायदा उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है जिसमें ये लेवी या टैक्स कहा है, या तो आप डील कीजिए और नहीं तो फिर सरकार आपके ऊपर इस तरह का टैक्स लगाएगी, जिसे बाद में वो अपने हिसाब से मीडिया कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि पहले से ही ऐसा कोई नियम था, लेकिन इसे इस तरह से इस कानून को वापस प्रस्ताव करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, इसमें मानना ये था कि मीडिया कंपनी जो हैं वो बहुत मेहनत करके पूरा एडिटोरियल बोर्ड बना के काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ और बड़ी ही नियम के तहत खबरों को लेकर आती हैं। उनके पत्रकार दिन रात काम करते हैं और खबरों को निकालते हैं, लेकिन टेक कंपनीज यानी कि जो ये मेटा या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर ये खबरें शेयर की जाती हैं, अलग अलग तरीके से शेयर की जाती हैं और उसके चलते इन टेक कंपनियों को भारी कमाई होती है। दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी है, जो पत्रकार हैं, उनकी जो आय है वो कम होती जा रही है। तो ये माना गया कि इसके कारण जो ओवरऑल पत्रकारिता है या जो पूरे मीडिया संस्थान हैं उनकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, उनको पैसों की कमी हो रही है और जिससे पत्रकारिता कमजोर पड़ रही है, और इसीलिए फिर इस तरह के प्रस्ताव को लेकर आया गया है। बिल्कुल, और अगर हम जानना चाहें आपसे कि इसकी क्रम की क्रोनोलॉजी क्या है, इस पूरे मामले की शुरुआत कब से हुई? देखिए, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2017-18 में ये मुद्दा या ये सवाल उठना शुरू हुआ था कि जिस तरीके से टेक कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स पे गूगल, मेटा, जिसमें खास तौर पे सबसे ज़्यादा है मेटा, यानी कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम आप देखते हैं उनको, उनकी पेरेंट कंपनी, और गूगल के अपने प्लेटफॉर्म्स जहां पर सर्च इंजन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर खबरें कंज्यूम की जाती है। क्योंकि अब नए ज़माने के सोशल मीडिया के दौर पर लोग ज़्यादातर खबरों को वहीं कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये टेक कंपनियां खबरें बनाने वाली कंपनियां नहीं हैं। खबरें आती हैं मीडिया कंपनियों से, न्यूज़ कंपनियों से, वहाँ पत्रकार काम करते हैं और जैसा मैंने बताया कि एक पूरा सिस्टम होता है, एक खर्चा उनको होता है, लेकिन उनकी कमाई उस अनुपात में नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर लोग कंज्यूम कर लेते हैं खबरों को सोशल मीडिया के ऊपर और उससे इन कंपनियों को बहुत बड़ी कमाई होती है। तो तब की भी जो तत्कालीन सरकार थी वो नियम लेकर आई थी कि इन टेक कंपनियों को रेगुलर जो ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी हैं उनके साथ अपना रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। शुरुआत में तो ये हुआ कि गूगल और मेटा ने इनकार ही कर दिया। इनफैक्ट कुछ समय के लिए वहाँ पर उन्होंने ये जो न्यूज़ शेयरिंग फीड्स थे ये हटा भी लिए, लेकिन बाद में एक समझौता हुआ इन कंपनियों के बीच में और मीडिया संस्थानों के बीच में, जिसमें $250 मिलियन फॉर 3 ईयर्स एक डील की गई और वो पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर ये हुआ कि 2024 में मेटा ने इनकार कर दिया $70 मिलियन की एक डील को रिन्यू करने से, इसी तरह की। तो फिर से ये सवाल उठा और उसके बाद अब 2026 में एल्बनीज़ गवर्नमेंट इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके लेकर आई है कि या तो आप डील कीजिए इन मीडिया संस्थानों के साथ, और बाकायदा वो उसमें इंसेंटिव देने की भी बात कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम आपसे 2.5% का आपकी जो लोकल यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर की कमाई है उस पर 2.5% की लेवी या टैक्स लगाएंगे, आपसे वसूलेंगे और फिर उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीडिया कंपनीज में। जी बिल्कुल विपिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए।
तो बढ़ते अगली खबर की ओर। फैक्ट्री वर्कर्स, मजदूरों और कामगारों को हीट वेव से बचाने के लिए श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने इन्हें हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए वर्क ब्रेक देने और दूसरे इंतजाम करने की भी सलाह दी है। इस पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। पूरे देश में गर्मी का पारा हाई है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया और कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री भी है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो कि धूप में काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, मजदूर हैं, इनको बाहर धूप में अंदर काम करना पड़ता है, तो इनको हीट स्ट्रोक होने का बहुत खतरा रहता है। तो ऐसे में लेबर मिनिस्टर ने एक एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि सभी राज्यों से कहा है कि एक सुनिश्चित करें कि ये गाइडलाइंस का पालन किया जाए। खासतौर पर कि जो वर्कर्स हैं उनको बीच बीच में ब्रेक दिया जाए, उनको पानी के लिए ब्रेक वो भी दिया जाए, उनको याद दिलाया जाए बार बार कि उनको पानी पीना है। खासतौर पे कि 12 से 4 के बीच में कड़ी धूप होती है, डायरेक्ट धूप होती है, तो उसको उस टाइम उनको पूरा ब्रेक दिया जाए, काम के घंटों को एक्सटेंड किया जाए, सुबह काम ले लिया जाए या शाम को काम ले लिया जाए, या फिर दूसरे इंतजाम जो फैक्ट्री के अंदर करने की बहुत जरूरी है। खासतौर पे कि ORS का इंतजाम हो, वहाँ पर बर्फ पैक का इंतजाम हो, शेड में बैठने का इंतजाम मजदूरों के लिए किया जाए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि जो फैक्ट्री वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए उठाए जा सकते हैं। ये उठाने की उनको सलाह दी है ताकि जो भी मजदूर है उनको हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके, उनको जान माल की हानि का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो और फैक्ट्री का जो आउटपुट है उसमें भी किसी प्रकार की कमी ना आए। तो ये एडवाइजरी लेबर मिनिस्ट्री ने जारी की। तो इस तपती गर्मी में हम सबको आइसक्रीम खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है ठंडक का एहसास देने वाली आइसक्रीम भी अब आपके जेब पर भारी पड़ेगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते कच्चे माल जैसे कोको, नट्स और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में उछाल की वजह से आइसक्रीम कंपनियों की लागत बढ़ गई है, जिसकी कुछ भरपाई कंपनियां कीमतें बढ़ाकर कर रही है। देखिए दीपाली नंदा की ये रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर और यहाँ पर अगर तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान है और देश के ज़्यादातर हिस्सों में कुछ इसी तरह की स्थिति है। आसमान से सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो नज़रें ढूंढती हैं वो इस तरह की आइसक्रीम कार्ट को ढूंढती है। लेकिन इस बार गर्मी तो बढ़ रही है, साथ ही साथ जो आइसक्रीम की कीमतें हैं वो भी बढ़ गई है। जी हाँ, अगर हम मदर डेयरी की बात करें, अमूल की बात करें, तो इन दोनों कंपनियों ने सिलेक्टिव कैटेगरी में आइसक्रीम पर दाम बढ़ा दिए हैं। 5 से 10% का इजाफा किया गया है। आखिर वजह क्या है? वजह जाहिर तौर पर तनाव है जो कि वेस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है। लंबा वक्त हो गया है। ऐसे में जो आइसक्रीम के लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, नट्स हो, कोको हो, इनकी कीमतें 15 से 22% तक बढ़ी हैं, जिसके चलते जो पूरा असर है वो अब कंपनियों के मार्जिन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं लॉजिस्टिक में जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो पूरी सप्लाई चेन इससे कहीं ना कहीं बाधित हुई है और अब उसका नतीजा ये है कि जो आइसक्रीम है वो महंगी हो गई है। जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जेब पर ये भारी पड़ती हुई भी नजर आ रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हमेशा लगता है कि ठंडा कुछ खाएं, आइसक्रीम खाएं, लेकिन अब ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने होते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ वैसे भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। सर आप बताएं आपने कौन सी आइसक्रीम ली है? मैम नट्स ली है, फ्रूट एंड नट्स जो है। ओके, तो कितने की पड़ी है आइसक्रीम? 50 रुपीज़ की। 50 रुपीज़ की पड़ी है। तो सर आपको लगता है अब आइसक्रीम भी महंगी हो जाएगी गर्मी के मौसम में? इनफैक्ट हो ही चुकी है ज़्यादातर। मैम हर चीज़ महंगी है तो ये भी होगी। हो ही चुकी है, कॉस्टली सारे रेट। ऑलराइट, तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो लोग पसंद तो कर रहे हैं आइसक्रीम लेना, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने अगर इसी तरह से तनाव जारी रहता है तो हो सकता है अभी जो चुनिंदा कैटेगरीज में दाम बढ़ाए हैं कंपनियों ने अपने मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए, वो अक्रॉस द कैटेगरी बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। आखिर इस साल इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है और आगे मई जून में क्या हाल होने वाला है, इसी पर होगी कंज्यूमर अड्डा में चर्चा। 2026 गर्मी होगी प्रचंड, आज शाम 5:57 पर।
पश्चिम बंगाल में बैलेट की लड़ाई बम और बंदूकों पर आ गई है। कल दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली है। चुनाव आयोग की सख्ती और सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद बंगाल की गलियों में गोलियां चल रही है। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर 24 परगना में हाली शहर में टीएमसी नेता को चुनावी रंजिश में गोली मारी गई। हुगली के आरामबाग में टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला किया गया। गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इससे पहले जगदल और भाटपारा तो जैसे जंग का मैदान बन गए, जहां टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान को भी गोली लग गई। हालांकि उसके पैर में गोली लगी, जिसके कारण हालात स्थिर है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दूसरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान कराना, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की एंट्री से बंगाल में सियासी घमासान छिड़ गया है। कल दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उनकी तैनाती ने सियासी हलचल बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने उन्हें दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनके भेजा है, जिसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का अभेद किला माना जाता है। जिसके बीच आईपीएस अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा की कार्रवाई से नाराज टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने भी उन्हें खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि खेल उन्होंने शुरू किया है, लेकिन खत्म टीएमसी करेगी। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলাটা ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় उड़े যাবে। बंगाल में अजय पाल शर्मा की तैनाती को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टियां आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी जहां अजय पाल शर्मा की तैनाती को सही बताती दिख रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अजय पाल शर्मा की तैनाती पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बताया है। अखिलेश ने कहा है कि अजय पाल शर्मा टेस्ट किए हुए एजेंट है। सही समय आने पर इनकी जांच होगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूँ, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि बंगाल में जितना अन्याय करना चाहते हो अन्याय करो। क्या आपको दिखाई नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहाँ कहाँ पोस्ट हो रहे हैं? अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के दौरे पर है। आज सुबह उन्होंने गैंगटॉक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलते हुए तस्वीरें शेयर की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, इन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर ऊर्जा से भर गया। पीएम मोदी सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच और भेदभाव की लगातार कोशिश हो रही है, तब आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। काम आगे बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार जो काम आज कर रही है वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सिक्किम के विकास को पीछे धकेला। सेवक रंगपो रेल लाइन का ही उदाहरण लीजिए। इस प्रोजेक्ट को 2008-9 में मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ, कागज पे लटका रहा, परियोजना फाइलों में ही पड़ी रही। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है।
पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 5.2% से घटकर 4.1% पर पहुंच गई है। जहां माइनिंग, प्राइमरी गुड्स सेक्टर में सुधार देखने को मिला है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बड़े सेक्टर में गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 6% से घटकर 4.3% पहुंच गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ भी 2.3% से घटकर महज 0.8% रह गई है। इंफ्रा गुड्स की अगर बात करें तो वहां ग्रोथ में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ भी 7.3% से घटकर 5.3% हो गई है। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच डील के लिए डिप्लोमेसी तेज हो गई है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरानी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ईरान स्थायी सुरक्षा गारंटी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सोर्सों के हवाले बताया गया है कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप खुश नहीं है। अमेरिका ईरान पर पूरी अपडेट बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, वेस्ट एशिया मामले में ईरान और यूएस दोनों ही देशों ने अपनी डिप्लोमेसी तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री इन दिनों रूस की यात्रा पे हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद रूस ने कहा कि ईरान को पूरा अधिकार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ट्रैफिक को सीमित रखने का। साथ ही यूएन में जो रूस के राजदूत हैं उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी देश हैं वो पाखंड का सहारा ले रहे हैं, वो पायरेसी का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच ईरान का भी ये कहना था कि कोई भी स्थायी समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि ईरान को उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है कि उसके ऊपर और हमले नहीं होंगे। साथ ही जब तक ये जो यूएस का नेवल ब्लॉकेट है वो बरकरार रहता है, तब तक कोई स्थायी समाधान जो है वो संभव नहीं है। साथ ही ईरान ने यूएस पर समुद्री आतंकवाद का भी आरोप लगाया है। इसी बीच अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जो ट्रंप की सुरक्षा टीम है वो तेहरान के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की बात कही गई थी, युद्ध को खत्म करने की बात कही थी, अगर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर फिलहाल बातचीत ना की जाए। तो हालांकि रॉयटर्स की खबर माने तो उनका यह कहना है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से बहुत खुश नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से अमेरिका का क्या रुख है ये अभी तक सामने नहीं आया है। और आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हॉर्मूज पर टकराव। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंकवाद के लिए उसे घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो देश आतंकवाद को पनाह देते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले ने पूरी मानवता को झकझोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म या देश नहीं होता और इसे एक वैश्विक खतरे के रूप में देखना चाहिए। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो किसी भी देश की संप्रभुता पर सीधा आघात करता है। इस विषय में दोहरे मानदंडों के लिए कोई स्थान नहीं है और एससीओ को उन लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन, आश्रय या संरक्षण देते हैं। सरकार कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय जल्द फैसला ले सकता है। दरअसल पिछले 1-2 महीने में कॉटन की कीमतों में करीब 15 से 20% बढ़ोतरी हुई है, जिसमें स्पिनिंग मिल, गारमेंट इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। पिछले 1-2 महीनों से कॉटन की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकट बन गई है। स्पिनिंग मिल्स से लेकर रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर्स तक सभी ने कॉटन की कीमतों पर काबू करने के लिए सरकार से तत्काल इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो करने की मांग की है। ये काफी स्लो डाउन हो गया है, इसलिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी किया है कि कॉटन की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, उन्होंने यूएस टैरिफ जब लगा था तो इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए जो 11% की ड्यूटी थी उसको हटाया था। हमारा वापस रिक्वेस्ट है जब से वॉर शुरू हुआ है कि इस 11% ड्यूटी को हटाए, ताकि इंडियन वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, चाहे वो स्पिनर हो, फैब्रिक वाला हो, गारमेंट, कैन गेट इंटरनेशनल पैरिटी। ऑलरेडी इतनी तेजी है, इसमें अगर हमें इंटरनेशनल प्राइस से महंगी अगर रुई या धागा खरीदना पड़ेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते।
कॉटन बिल्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी देखी जा रही है। प्रति बिल कॉटन 50 से 52,000 रुपए से बढ़कर 65,000 रुपए तक पहुंच गया है। कॉटन बिल्स का घरेलू उत्पादन 290 लाख बिल्स है, वहीं डिमांड करीब 330 लाख बिल्स है। यानी डिमांड के मुकाबले सप्लाई में 40 लाख बिल्स की कमी है। गारमेंट एक्सपोर्टरों का कहना है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपोर्ट करने वालों को काफी नुकसान हो रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात है, ये ग्लोबल प्राइसेस हैं। इसमें दोनों प्राइस जनरली बढ़ी हैं और क्योंकि रुपी जिस तरह डेप्रिशिएट हुआ उसका कारण भी प्राइस बढ़ी है। गवर्नमेंट ने कुछ प्राइस इंपैक्ट कम करने के लिए बहुत से आइटम पे ड्यूटी भी जीरो कर दी है। और आज भी जैसे कॉटन की बात हुई, कॉटन प्राइसेस बहुत बढ़ गई और टेक्सटाइल सेक्टर ने इसको फ्लैग किया है। इंडस्ट्री का तर्क है कि 3-4 महीने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से कॉटन किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्च के अंत तक सभी किसानों का स्टॉक बिक चुका है। अगला सीजन सितंबर के बाद शुरू होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पूरे वैल्यू चेन में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से पता चला है कि सरकार कॉटन के इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने पर जल्द फैसला ले सकती है, ताकि पहले यूएस टैरिफ और अब वेस्ट एशिया संकट से जूझ रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी से राहत देकर उनकी मुसीबतों को कम किया जा सके। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। पटियाला के राजपुरा में अंबाला अमृतसर रेल फ्रैट कॉरिडोर लाइन पर कल रात करीब 9 बजे जोरदार धमाका हुआ। यह घटना राजपुरा और शंभू रेलवे स्टेशन के बीच हुई, जिससे रेलवे पटरी को नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को एक शव बरामद हुआ। मोबाइल फोन के आधार पर शव की पहचान जगरूप सिंह के रूप में हुई है, जो तरन तारण का रहने वाला था। इस घटना के बाद पूरे पंजाब और पड़ोसी राज्य हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जीआरपी अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि मृतक विस्फोटक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिवाइस समय से पहले ही फट गया। पुलिस ने बताया कि धमाका काफी तेज था, जिसके कारण शव के कई हिस्से अलग अलग जगहों पर बिखर गए। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट और एक खतरनाक जो भी है, जिसका भी ये प्लान इंटेंशन बहुत ही खतरनाक है। तो इस चीज को हम बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, कोई हल्के से नहीं ले रहे हैं। जगरूप सिंह जिसकी डेड बॉडी मिली है, तो उसका एक फोटो वीडियो फुटेज में आया है अमृतसर रेलवे स्टेशन के ऊपर, जहां पे वो अपना मोटरसाइकिल पार्क कर रहा है। ये मतलब कि मुझे लग रहा है कि एक थ्रेट देने की कोशिश हो रही है कि अभी तो हम फ्रेट कॉरिडोर को टारगेट कर रहे हैं और उसमें बहुत छोटा नुकसान हो रहा है। जैसे कि इस बार तो खुद ही मर गया, पिछली बार तो कुछ नहीं हो पाया। दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे सीएनबीसी आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।